तो दोस्तों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस है ना बेटा, वो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में है। देखो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फटाफट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और मैं जितनी बार भी रिपीट करूंगा इस वीडियो को, जो कंटेंट है, मैं इस वीडियो का जो कंटेंट है मैं जितनी बार भी रिपीट करूंगा, प्लीज़ सुन लेना, ताकि वीडियो के अंदर ही आपको ये सब चीज़ याद हो जाए, ठीक है ना। आप जो लिखते लिखते क्या हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा अगर आप सुनते हो तो मैंने आपके सामने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट लिखा हुआ है। तकरीबन मैंने 7-8 पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं, ताकि एक अच्छा खासा डिफरेंस जो है आपको मिल जाए। क्लियर है? कितने 7-8 पॉइंट तो मैंने लिखे हैं, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन में लिखा क्या है। तो कॉस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो उसने बोला इट रिलेट्स टू द, ये रिलेट करता है किससे, कॉस्ट इनकर्ड बाय सब डिवीजन। कॉस्ट इनकर्ड बाय सब डिवीजन मतलब डिपार्टमेंट टाइप का जो छोटा पोर्शन है उसने, तो सब डिवीजन या फिर पार्ट ऑफ फर्म बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो। तो उसने बोला इट रिलेट्स टू द कॉस्ट इनकर्ड, यानी वो कॉस्ट जो कि आपने इनकर्ड करी, किसने इनकर्ड करी है, सब डिवीजन ने, या फिर पार्ट ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसमें, डायरेक्टली। देखो वैसे तो कंट्रीब्यूट करेगा, बट डायरेक्टली की बात कर रहा है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टू द ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू। क्लियर है? तो उसने बोला इट रिलेट्स टू द कॉस्ट इनकर्ड, ये उसकी बात कर रहा है जो कि कॉस्ट इनकर्ड जो किया किसने, सब डिवीजन ने, या पार्ट ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि कर नहीं रहा, डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के रिवेन्यू में। जबकि अगर हम कॉस्ट यूनिट की बात करें तो कॉस्ट यूनिट इज अ स्पेसिफिक यूनिट। ये क्या होती है, स्पेसिफिक यूनिट होती है किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस की, फॉर विच कॉस्ट कैन बी ट्रैक, जिसके लिए कॉस्ट को क्या कर सकते हो आप, ट्रैक कर सकते हो, कॉस्ट को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, यानी कॉस्ट को आप ट्रैक कर सकते हो और मेजर मतलब माप भी सकते हो। तो कॉस्ट सेंटर रिलेट्स करता है किससे, कॉस्ट इनकर्ड बाय द सब डिवीजन या फिर पार्ट ऑफ द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसमें, ऑर्गेनाइजेशंस के रिवेन्यू में, ठीक है ना। जबकि कॉस्ट यूनिट में हमने क्या बोला, कॉस्ट यूनिट अगर बोले तो स्पेसिफिक यूनिट होती है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस की, फॉर विच कॉस्ट कैन बी ट्रैक्ड एंड मेजर्ड। आगे बात करें यूज की, तो इट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, क्लासिफाइंग कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासिफाई करने के लिए। जबकि इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, ये क्या यूज किया जाता है, एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने के लिए एज अ स्टैंडर्ड ये यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? देन स्कोप की बात करें तो इट ऑफर्स अ वाइड स्कोप, यानी वाइड मतलब होता है बड़ा, तो ये बड़ा स्कोप है ऑफ द स्टडी। जबकि इट ऑफर्स अ नैरो, नैरो मतलब होता है छोटा, तो छोटा स्कोप है, यानी इसका स्कोप जो है वो छोटा है, इसका स्कोप क्या है, बड़ा। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, तीनों में रिपीट कर रहा हूं कि इट रिलेट्स टू कॉस्ट इनकर्ड बाय द सब डिवीजन या फिर पार्ट ऑफ द फर्म, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के रिवेन्यू में, यानी जो इनकम आ रही है उसमें। जबकि कॉस्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट यूनिट स्पेसिफिक यूनिट की बात करता है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस की, जो फॉर विच कॉस्ट कैन बी ट्रैक, जिसके लिए आप कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ, इसको यूज किया जाता है फॉर द बेसिस, यूज्ड एज अ बेसिस फॉर क्लासिफाइंग कॉस्ट, यानी क्लासिफाई करने के लिए। जबकि यहाँ पे इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्कोप की बात करें तो वाइड स्कोप है, यहाँ पे नैरो स्कोप है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए, नोट डाउन भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है। सीक्वेंस की बात करें तो इट कम्स फर्स्ट, ये पहले आता है इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, यानी अगर आप कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे। और इट कम्स आफ्टर, ये आफ्टर यानी बाद में आता है किसके, कॉस्ट सेंटर के। इसका मतलब ये जो है कॉस्ट यूनिट जो है, कॉस्ट यूनिट से पहले आता है क्या, कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट यूनिट जो है वो बाद में आता है किसके, कॉस्ट सेंटर के। दोबारा बोल रहा हूं, जो कॉस्ट सेंटर है वो पहले आता है, ठीक है, जब इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, यानी कॉस्ट को एनालाइज करते वक्त पहले बात कॉस्ट सेंटर की होगी, और कॉस्ट सेंटर के बाद जो है किसकी बात होगी, कॉस्ट यूनिट की बात होगी, ठीक है। आगे हाउ मैनी बोलूं या फिर नंबर की अगर हम बात करें तो सेवरल कॉस्ट सेंटर आर देयर, यानी यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं। सेवरल मतलब होता है अनेक, तो सेवरल कॉस्ट सेंटर्स आर देयर इवन इफ देयर इज जस्ट वन प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड, यानी अगर आप ऑफर कर रहे हो सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं। जबकि इसने बोला डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस, यानी यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग क्या होंगे, कॉस्ट यूनिट होंगे, अलग अलग कॉस्ट यूनिट होंगे किसके लिए, कि अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग सर्विस के लिए। क्लियर? डिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड होता है किस पे, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है।
जबकि अगर दूसरे की अगर हम बात करें तो उसने बोला डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ये नेचर पे डिपेंड करता है किसके, प्रोडक्ट और सर्विस, यानी प्रोडक्ट और सर्विस के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। यहां तक मैंने 6 पॉइंट आपको पढ़ा दिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, प्लीज सुन लेना, आगे मत बढ़ाना वीडियो को। तो इट रिलेट्स टू द कॉस्ट इनकर्ड, ये बात कर रहा है कॉस्ट इनकर्ड की है जिसने सब डिविजन ने या फिर पार्ट ऑफ द फर्म ने, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू में। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें तो अ कॉस्ट यूनिट इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट कैन बी ट्रैक्ड एंड मेजर्ड। यूज की बात करें तो क्लासिफाई करने के लिए कॉस्ट को, इसका फॉर एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन, इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन। स्कोप की बात करें, पहले वाला वाइड स्कोप है, दूसरे वाले का नैरो स्कोप है। क्या है, नैरो स्कोप है। अगर हम बात करें सीक्वेंस की तो ये पहले आता है इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, और ये कॉस्ट यूनिट जो है वो बाद में आता है किसके, आफ्टर द कॉस्ट सेंटर, इट कम्स आफ्टर द कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर के बाद आता है कॉस्ट यूनिट, ये याद रखना है। हाउ मैनी सेवरल कॉस्ट सेंटर आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन इफ अगर आप एक प्रोडक्ट और एक सर्विस भी ऑफर कर रहे होंगे तो भी आपको बहुत सारे कॉस्ट सेंटर देखने को मिलेंगे। लिखा ना, इवन इफ देयर इज जस्ट वन प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड। जबकि डिफरेंट कॉस्ट यूनिट, यहाँ पे आपको अलग अलग कॉस्ट यूनिट देखने को मिलेंगे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर। उसका डिपेंड, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। पर्पस की बात करें तो इट इज यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो ये इंटरनल यानी अंदर के लिए, तो इंटरनल रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए यूज होता है कॉस्ट सेंटर का, तो इंटरनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। क्लियर हो गया। जबकि दूसरे में अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये यूज किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए और मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैनेजमेंट डिसीजंस और कॉस्ट कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है, जबकि ये इंटरनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के लिए होता है। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं, इसका पर्पस है इट इज यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इट इज यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। देन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट नेसेसरीली हैव, जरूरी नहीं है कि हो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द, क्या लिखा है, रेवेन्यू जनरेटेड। तो हमने यहां पे पढ़ लिया था कि देखो डायरेक्टली ये रिलेटेड नहीं होता किससे, ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू से। तो यहां पे इसने लिखा हुआ है इट डज नॉट नेसेसरली हैव, जरूरी नहीं है कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो किसके साथ, रेवेन्यू जनरेटेड, जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिखा ना, इट डज नॉट नेसेसरली हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द रेवेन्यू जनरेटेड, यानी जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि इट डायरेक्टली रिलेट्स टू, ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, रेवेन्यू जनरेटेड, यानी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा लिखा है नेसेसरली, लिखा है ना, डू नॉट नेसेसरली हैव, तो ये हो जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड हो, बट ये वाला तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे, रेवेन्यू जनरेटेड से, किससे, रेवेन्यू जनरेटेड से। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट हमने किए, 8 पॉइंट हमने किए, और जहां तक आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, फ्लावर्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।